देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाके गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपको एंजल ब्रोकिंग डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड, देखिए डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप फॉर स्टॉक मार्केट स्पीड प्रो, ये सबसे ऊपर ही आ जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा जिसको डेस्कटॉप पे करना है। ये करने के बाद ये एंजल ब्रोकिंग का पेज आ जाएगा। पॉपअप वगैरह आएंगे, सबको बंद कर दो। उसके बाद इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा स्पीड प्रो का। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो अब दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। डाउनलोड आ जाएगा, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करके उसको रन करा देंगे। रन कराने के बाद थोड़ा भारी सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा समय लेगा। आधे घंटे से 40 मिनट पूरा लग गया था सेटअप करने में। तो जब वो हो जाएगा डाउनलोड तो उसके बाद हम लोग को पास ये डेस्कटॉप पे ये आइकन बन जाएगा स्पीड प्रो स्टार्टर। ये बिल्कुल उन्होंने नया सॉफ्टवेयर लगाया है, पहले जो था वो काफ़ी ओल्ड वर्जन था, ये एकदम नया फ्रेश है, बहुत पावरफुल है और बहुत कन्वीनियंट है। तो ये मेरा क्लाइंट आईडी यहाँ पे इंटर करूँगा जो कि मुझे मेल पे मिलेगा, पासवर्ड मैं डालूँगा, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो ये लॉगिन करा, ये ट्रेड नेक्स्ट आ गया, ट्रेड NXT। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग आईडी या क्लाइंट कोड जो भी है वो डाल दिया आपने, यहाँ पे एक ही है दोनों। पासवर्ड मैंने बना रखा है, मैं पासवर्ड डाल दूंगा। इसमें आपको जो पासवर्ड बनाना होगा थोड़ा सा टफ बनाना होगा, मतलब एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, मिनिमम टोटल 8 कैरेक्टर होने चाहिए, इस तरह का। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इंटरफेस देखिए कितना शानदार बनाया है, मतलब देख के लगता है कि कुछ बढ़िया चीज़ है। ये आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो गया। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। हाँ, तो इस पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। नेम का भी कोई काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नेम ये हटा दो, फालतू का है। और एक्सपायरी भी हटा दे रहे हैं, सिंबल एक्सपायरी का भी कोई काम नहीं है। और एक्सचेंज लगा रहने देते हैं क्योंकि उसमें NSE BSE आता है। वैसे मुझे तो सिर्फ NSE पे करना है, आर्बिट्राज तो अभी करना नहीं है, तो लेकिन चलो ठीक है, लगा रहने दो। और सारे काम की चीज़ें हैं, वॉल्यूम, ट्रेड सिंबल। अब देखिए इधर लिखा हुआ है सिंबल और यहाँ पे ट्रेड सिंबल। ठीक है, तो ये भी वैसे ट्रेड सिंबल का भी कोई काम नहीं है, वो एक ही चीज़ है दोनों। ये ट्रेड सिंबल भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, फालतू है ये भी। अब ये काम की चीज़ें बची खाली, ये इतना एरिया खाली हो गया। तो अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं, इस स्क्रीन को। इसका फॉन्ट यहाँ से नहीं पड़ेगा, कस्टमाइज पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, थोड़ा इसको कर देंगे, 9 पे है, 10, 11, 12 कर देते हैं। ओके, देखो थोड़ा बड़ा हो गया फॉन्ट, विजिबल है अब। यस सर। ये फिर सिलेक्ट टू फिट कर दिया। अब देखिए पहला वाला जो कॉलम है वो है सिंबल का, जिसमें आप सारे जो हम लोगों ने कल स्क्रिप्ट्स लगाई थी डिफरेंट स्क्रिप्ट लगाने का क्या तरीका है, यहाँ पे जाएंगे ऐड स्क्रिप्ट पे। ठीक है, ऐड स्क्रिप्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम जो भी शेयर का नाम टाइप करेंगे वो शेयर आ जाएगा। जैसे कोई नाम बताइए आप लोग। CDSL। ओके, CDSL। ठीक है, NSDL एंड CDSL 2 डिपॉजिटरी हैं। ठीक है, ये CDSL हो गया। तो 171 का प्राइस चल रहा है इसका। 2 इंडिया में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, CDSL एंड NSDL। तो CDSL बहुत फेमस है,
मतलब अगर आप एंजल में अकाउंट खोल रहे हैं तो आपका जो डिपॉजिटरी खुल रहा है, यानी आपका जो डीपी अकाउंट खुल रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ खुल रहा है? सीडीएसएल में खुल रहा है। ठीक है, मतलब जब आपने ओपन कर रहे होंगे तो बीच में सीडीएसएल लिख के आया होगा, किसी को याद है? अगर किसी ने किया होगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कल किया होगा या आज किया होगा, आधार लिखते होता। हाँ, तो सीडीएसएल तो मतलब आपका डिपॉजिटरी अकाउंट जो है वो सीडीएसएल में खुला है, इसलिए अच्छा शेयर है ये। मतलब अगर आप किसी को भी स्टॉक मार्केट में इंटर करना है तो उसको सीडीएसएल में तो जाना ही पड़ेगा, सीडीएसएल की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और जब हम शेयर अपना बेचते हैं, जब हम खरीदते हैं, जब हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं तो वो सीडीएसएल में चला जाता है, और जब हम कोई आईपीओ परचेज करते हैं तो वो भी हमारी सीडीएसएल की डिपॉजिटरी में चला जाता है, डीमैट अकाउंट के अंदर। और जब हम कोई शेयर बेचते हैं तो वो भी हमारे सीडीएसएल या एनएसडीएल, जो भी ब्रोकर ने आपको डिपॉजिटरी खोली होगी, जैसे एंजल ब्रोकिंग के केस में सीडीएसएल है, तो सीडीएसएल में से शेयर निकल के मार्केट में बिक जाएगा, और जिसने बाई किया होगा उसके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगर वो सीडीएसएल में होगा तो सीडीएसएल में पहुंच जाएगा, उसका एनएसडीएल में होगा तो एनएसडीएल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको सीडीएसएल का काम समझ में आ गया ना? अच्छी कंपनी है। तो ये शेयर लग गया, तो ये शेयर कैसे ऐड करते हैं वो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अगला दिया मैनेज वॉच लिस्ट। इसमें देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये तो एक महीने से एक वॉच लिस्ट लगी हुई है। इसके बाद क्या है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। तो इसका नाम जो है वो वॉच लिस्ट है। अब मान लीजिए एक नई वॉच लिस्ट बनाते हैं, टाइप कर देते हैं नाम। मैं अपने नाम की एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं अपने पसंद के शेयर लगाऊंगा, अंशुमन। ठीक है, अब देखो ये ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है, वो डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है। अगर मुझे उस पर जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, वॉच लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वाली आ जाएगी। अब देखो यहाँ मेरा नाम लिख के आ गया, अंशुमन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पर स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो मुझे कौन से शेयर्स परचेज करने चाहिए, किन शेयर्स पे ट्रेड करनी चाहिए। देखिए किसकी रिकमेंडेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसकी रिकमेंडेशन मेरी रिकमेंडेशन से मैच करती है। सर रिलायंस तो एवरग्रीन है, वो तो आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए, चाहे आप खरीदें चाहे ना खरीदें। तो रिलायंस शुरुआती यहीं से होती है, रिलायंस इक्विटी। ओके, टीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट एल&टी इन्फोटेक। टीसीएस लगाया है तो इन्फोसिस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो तो होने ही चाहिए आपके पास। तो एचडीएफसी बैंक, विप्रो लगा लेते हैं। इस बार थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है ऐड करना, क्योंकि इंटर करने पे आ नहीं रहा है। विप्रो के बाद कौन सी बताया आपने? एचडीएफसी। अब देखिए, इसमें इंटर करने पे आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, टैब दबा के तब आता है। चलो एचडीएफसी हो गया। देन एचडीएफसी बैंक भी होना चाहिए। ठीक है, नेस्ले, एचडीएफसी एएमसी भी ले सकते हैं, नॉट बैड। बहुत महंगा हो गया है, चलो ले लेते हैं, मेरे बिजनेस को मैच करता है, काम भी मैं यही वाला करता हूँ तो उससे आइडिया रहेगा। नेस्ले लगा लो भाई। अब एक काम ये करते हैं, सेक्टर वाइज करते हैं। ठीक है, जैसे नेस्ले आता है एफएमसीजी सेक्टर में। अब देखिए, जैसे स्क्रिप्ट को मुझे नीचे लाना था तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर पहले शिफ्ट दबाया, फिर इंटर प्रेस किया तो वो नीचे आ गई। ठीक है, तो ये कमांड होता है स्पेस बनाने के लिए। अब एक सेक्टर से अब दूसरे सेक्टर पे जा रहे हैं, तो अब इसको भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, बाद में लगा लेंगे, यहाँ से लगाते हैं। अब मैं लगाने जा रहा हूँ एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया इंडियन कंपनी आईटीसी। ठीक है,
HUL, डाबर, फिर इसके बाद HUL, गोदरेज कंज्यूमर सर, एक मिनट, बजाज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर पूछो, मैरिको, जस्ट अ मिनट बेटा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर डाबर, फिर मैरिको, मैरिको, बढ़िया कंपनी है, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया, सर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बढ़िया कंपनी है, विदेशी कंपनी है। हमें विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों को खरीदना है। गोदरेज कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G के नाम से होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर 13,000 का शेयर है, ठीक है। फिर और कौन सा? गोदरेज, गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और कोई FMCG? सर टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर भी भाई ले लो, वो भी अच्छा है, टाटा कंज्यूमर ले लिया। और कोई FMCG का स्टॉक? तो नेस्ले, नेस्ले तो लिया ही नहीं है, नेस्ले के बिना तो होगा ही नहीं। नेस्ले इंडिया, इंडिया हिंदुस्तान सब लिख लिख के जो कंफ्यूज कर रहे हैं लोग इंडियन को। और कोई शेयर? कोलगेट लेना है, कोलगेट, कोलगेट पॉमोलिव। अमूल, अमूल लिस्टेड नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, सोसाइटी, वो मतलब कंपनी नहीं है, वो कोऑपरेटिव है। जिलेट, ठीक है। और कोई FMCG? तो जिलेट, है जिलेट, सर VIP इंडस्ट्रीज, बजाज कंज्यूमर, बजाज VIP सूटकेस बनाती है, वो FMCG नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है वो। हमें चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर। रैकेट बैंकाइजर, ओके सर, रैकेट बैंकाइजर, रैकेट बैंकाइजर लिस्टेड है क्या इंडिया में? वो तो ब्रिटेन की कंपनी है यार, यहाँ है ही नहीं। बहुत शानदार कंपनी है, सबके घर में उसके प्रोडक्ट होंगे ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा क्लास में जिसके घर में रैकेट बैंकाइजर के प्रोडक्ट ना हो। सर डेटॉल, डेटॉल बनाती है, ठीक बात है। और डेटॉल के अलावा और दूसरा प्रोडक्ट? हार्पिक, हार्पिक बनाती है। तो ये और FMCG बचा, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने स्टॉक भी लगाए, साथ ही साथ हमें FMCG सेक्टर की लर्निंग भी हो गई कि इंडिया की टॉप FMCG कंपनियां कौन कौन सी है। कोलगेट पॉमोलिव ये इंडिया की है, बाहर की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की है, नो सर, बाहर की है। कहाँ की है, किस देश की है? ब्रिटेन, ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का बिस्किट मार्केट में शेयर कितना है? ब्रिटानिया का इंडियन बिस्किट मार्केट में शेयर कितना है? पार्ले का ज़्यादा होगा कि ब्रिटानिया का ज़्यादा होगा? सर पार्ले का ज्यादा है, पार्ले जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है, पता है आप लोगों को? यस सर, यस सर, स्टिल ब्रिटानिया का ज़्यादा शेयर है, 28% ब्रिटानिया का है, पार्ले का 27% है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर लिमिटेड 13,000 का शेयर है। ये कहाँ का है? इंडिया का है? नो सर, ये भी इंडिया का नहीं है। नेस्ले, मैगी, नेस्कैफे कहाँ का है? ये भी इंडिया का नहीं है। कहाँ का है ये? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का है मेरे ख्याल से नेस्ले, ठीक है। हाँ, तो यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें इंडिया की है ही नहीं। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लिया हम लोगों ने, P&G हाँ ले लिया है, ठीक है। तो जिसमें P&G एंड HUL ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अमेरिका की है, यूनिलीवर ब्रिटेन की है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो टर्नओवर है वो
वॉलमार्ट के टर्नओवर के टक्कर का है, मतलब बहुत ज़्यादा टर्नओवर है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो बहुत बड़ी कंपनी है। बट इंडिया में लेकिन नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? HUL सर। कि आईटीसी? HUL नंबर 1 पे और ITC सर FMCG पे नहीं आ पाती है क्योंकि उसके पास ज़्यादातर सिगरेट का होगा ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिकली आईटीसी को हम लोग एफएमसीजी लेकिन एफएमसीजी मान लेंगे क्योंकि सिगरेट भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ही है, तेज़ी से कंज्यूम होता है, लेकिन वो टोबैको सेगमेंट माना जाता है, ठीक है। वैसे तो एफएमसीजी ही है, लेकिन आईटीसी बेसिकली आईटीसी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो टोबैको सेगमेंट से आता है। तो इसलिए हम लोग आईटीसी को मानते नहीं है एफएमसीजी, उसको हम लोग टोबैको कंपनी मानते हैं, ठीक है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर का आपको पूरा आइडिया लग गया। बताइए नेक्स्ट सेक्टर कौन सा सीखना है? और कोई सेक्टर, कोई एफएमसीजी अच्छा स्टॉक बचा है? बजाज, यस सर, जिलेट, हाँ जिलेट रह गया। जिलेट तो बहुत अच्छा है। जिलेट इंडिया का है? नो सर। कहाँ का है? अमेरिका का है। जिलेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसमें वॉरेन बफेट साहब की अच्छी खासी होल्डिंग है, फॉर एवर के लिए होल्ड करके रखा है उन्होंने। दाढ़ी तो बनाएगा ही बनाएगा बंदा, कहाँ जाएगा, कितनी दाढ़ी बढ़ाएगा, आखिरी में काटनी तो पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जिलेट जो है चलेगा ही चलेगा। सर पिडिलाइट एफएमसीजी है क्या? नहीं, पिडिलाइट एडहेसिव में आता है, पिडिलाइट एफएमसीजी स्टॉक नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा सेक्टर कौन सा सीखने जा रहे हैं? बताइए कौन सा सेक्टर सीखना है आपको? उस सेक्टर को ऐड करें, जल्दी से बताइए। सेक्टर आईटी सेक्टर है ही है इसमें, इन्फोसिस, हाँ टीसीएस, विप्रो, और कौन सी कंपनी है आईटी सेक्टर की? आईटी सेक्टर की कोई और दूसरी कंपनी का नाम बताइए। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, 3 हो गई, और बताओ। टेक महिंद्रा, ओरेकल, टेक महिंद्रा, वेरी गुड। और जो इंडिया में हो, पहले तो इंडिया की बताओ। ओरेकल इंडिया की नहीं है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, फेमस कंपनी और कोई आईटी सेक्टर की? एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग मिस कर रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए। यहाँ से हम लोग आईटी सेक्टर के स्टॉक लगा लेते हैं। तो टीसीएस, देन एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक महिंद्रा। किसी को सत्यम का याद है? सत्यम एक कंपनी हुआ करती थी, यस सर, सत्यम स्कैम हुआ था। यस किसी को सत्यम स्कैम के बारे में पता है? जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसी तरह से सत्यम स्कैम भी हुआ था। इसके ऊपर भी एक वेब सीरीज बननी चाहिए, हो सकता है बन रही हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वो स्कैम 1992 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, और कौन सा? इन्फोसिस, इन्फी, हाँ एलएनटी भी आ गई है उसमें, लेकिन एलएनटी को अभी हम लोग प्योर आईटी कंपनी मानते नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा उसका प्रेजेंस और उतना मार्केट शेयर है नहीं। तो एलएनटी टेक्नोलॉजी को अभी एलएनटी इन्फोटेक है, हाँ, एलएनटी टेक्नोलॉजी का, हाँ एलएनटी इन्फोटेक को हम लोग लेंगे नहीं इसमें अभी, मतलब लगाएंगे नहीं। वो है तो कंपनी ठीक है, बट वो शेयर परचेज करने लायक नहीं है। ये ठीक है, ये इतनी कंपनियां हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर बताइए कौन सा सीखना है? बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। कौन सा? ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में आते हैं। ऑटोमोबाइल की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 4 व्हीलर में मारुति सुजुकी। कितना % शेयर है इसके पास? 48%।
अप्रॉक्स 50% शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, महिंद्रा Hyundai. महिंद्रा एंड Hyundai नहीं यहाँ लिस्टेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड, अशोक लीलैंड, वेरी नाइस। टाटा मोटर्स, स्कॉट, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का शेयर पता है 18 रुपये 20 रुपये में खरीदा था मैंने, अपने लिए भी क्लाइंट्स के लिए भी। और टीवीएस का शेयर खरीदा था 40 रुपीज़ का, टीवीएस मोटर का। तो ये आपका अशोक लीलैंड। तो ये सारी 4 व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनियाँ हो गई। ठीक है, और कोई कंपनी बची 4 व्हीलर में? एस्कॉर्ट, आयशर मोटर किस में आएगी? 4 व्हीलर में आएगी, 2 व्हीलर में आएगी? टू व्हीलर में, स्कॉट्स आएगी। Four wheeler। स्कॉट्स किस में आएगी? सर ट्रैक्टर सेल्स। हाँ, तो ये ट्रैक्टर ज़्यादा बनाती है। इसका एक एसयूवी भी आया था स्कॉट्स का, शायद ज़्यादा चला नहीं वो। एक फोर्स मोटर भी है तो कंपनी, फोर्स मोटर, उसके कुछ गाड़ियां देखी होंगी आप लोगों ने। यस सर। फोर्स मोटर्स, वो कंपनी का मैंने एनालिसिस नहीं किया, पता नहीं प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है। फोर्स मोटर इधर तो लॉस में, लॉस में है। यस सर। इसका जरा मैं देखता हूँ 52 वीक लो हाई क्या है। फोर्स मोटर का 52 वीक है 880, 52 वीक हाई है वह नहीं, ये एक्चुअली अपने हाई पे आ गया है। 880 का लो था, 1700 का हाई है, 1600 पे चल रहा है, मतलब हाई के करीब है। तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक है इसकी इस समय, नहीं तो इतना ऊपर नहीं आता ये। हाँ, अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब चल रही होती तो 1000 के आसपास चल रहा होता। यानी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 52 वीक हाई लो चेक करने के लिए क्या तरीका है, आप स्क्रिप्ट पे जाएंगे, स्क्रिप्ट पे जाके कौन सा बटन प्रेस करना है? F5, फंक्शन की 5। तो आपको ये मार्केट डेप्थ निकल आएगा। मार्केट डेप्थ आपको समझना है तो यहाँ पे ये वाला स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे 52 वीक हाई लो और सर्किट लिमिट, मतलब जो शेयर फ्यूचर में नहीं होते हैं उनका सर्किट होता है। तो सर्किट जनरली 20% का होता है। तो 20% नीचे और 20% ऊपर सर्किट लग जाता है। तो अगर कोई 2000 रुपये का शेयर है तो 2200 पे अपर सर्किट होगा और 1800 के आसपास उसका लोअर सर्किट लगेगा। अप्रॉक्स इतना ही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? सर्किट लिमिट और 52 वीक हाई लो। अब मार्केट डेप्थ कैसे देखते हैं ये समझ में आया? नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो ये हो गया। तो ये हम लोग आ गए 4 व्हीलर का, हमने एनालिसिस कर लिया कौन कौन सी कंपनियां हैं, मतलब एनालिसिस क्या कर लिया, मतलब जानकारी कर ली बेसिक कि कौन कौन बड़ी कंपनियां हैं 4 व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल में। स्कॉट्स ट्रैक्टर भी बनाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ट्रैक्टर बनाती है, बाकी मारुति, टाटा मोटर, अशोक कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है, टाटा मोटर्स भी कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है, फोर्स मोटर भी कॉमर्शियल व्हीकल भी बनाती है और पैसेंजर व्हीकल भी थोड़ा बहुत बनाती है। हाँ, इसकी छोटी छोटी बसें आती हैं फोर्स मोटर की। अब हम लोग मूव करते हैं, अब 4 व्हीलर की बात करिए तो 2 व्हीलर सेगमेंट पे जाते हैं। ठीक है, 2 व्हीलर में नाम बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? हीरो मोटर को, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इंडिया की? बजाज 2 व्हीलर, बजाज की, टीवीएस की, होंडा की, हीरो। सर मतलब ऐसे तो मार्केट कैप के हिसाब से बजाज है सर, और मार्केट लीडर के उस पे हीरो मोटोकॉप है। ये अलग अलग कैसे हो सकता है? मार्केट कैप का वे अलग है सर। हीरो मोटोकॉप आ गया, ये चल रहा है शेयर 2900 का। बजाज मोटर आ जाते हैं, ये चल रहा है लगभग 4000 का, यानी कि उससे 1050 रुपीज़ ज़्यादा इसका प्राइस चल।
ठीक है, फिर उसके बाद टीवीएस मोटर। और बताइए टू व्हीलर की कंपनियां। देखिए अभी जब लास्ट टाइम मैंने मार्केट में टू व्हीलर की रिसर्च करी थी तो उस समय हीरो मोटो जो था वो सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचता था, तो सेकंड नंबर पे बेचता था बजाज, थर्ड नंबर पे बेचता था होंडा, फिर फोर्थ नंबर पे बेचता था टीवीएस। लेकिन बाद में होंडा ऊपर आ गया था। हीरो चल रहा है सर। नहीं, हीरो तो नंबर 1 पे है ही है, मतलब वो होंडा तो वो ऊपर आ गया है, तो वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है कि थर्ड पोजीशन पे है, ये चेक करना पड़ेगा इस समय। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और चेक करनी है, जैसे बजाज का शेयर चल रहा है 4,000 रुपए का, हीरो का चल रहा है 3,000 रुपए का। क्या बजाज ने ज्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए हैं? शेयर देख के तो यही लग रहा है। हमें पता है कि इसे एमआरएफ का 80,000 का शेयर है, विप्रो का 600-700 रुपए का है, 500 रुपए का चल रहा है, तो एमआरएफ ने ज्यादा रिटर्न बना के दिए इन्वेस्टर्स को कि विप्रो ने? तो यानी शेयर प्राइस से नहीं होता है। तो शेयर प्राइस से हमें कुछ नहीं पता चलता है। शेयर प्राइस से खाली ये पता चलता है कि एक शेयर खरीदने का ये भाव है इस समय का। शेयर का प्राइस देख के कभी हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। 80% लोग तो इसी पे कर लेते हैं, 80% लोग तो इसी पे ट्रेड करते हैं। अच्छा ये ज़्यादा महंगा है तो ये बड़ी कंपनी है, अच्छा यही वाला ले लो। हीरो मोटो नंबर 1 पे है, बजाज सेकंड होगी, होंडा थर्ड होगी। लेकिन होंडा तेज़ी से अपना नंबर बढ़ा रही है तो हो सकता है सेकंड भी हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थर्ड होंडा, फोर्थ टीवीएस। और जिसमें एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बजाज करती है, इसकी बॉक्सर और प्लेटिना ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बिकती हैं। और हीरो मोटो इसका ये तो हम लोग चेक ही कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा रिटर्न बना के दिए इन्वेस्टर्स को। 5 ईयर का देखते हैं। आज से कुछ साल पहले इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, 4000 का हाई लगाया था 17 में, उसके बाद इसने अंडर परफॉर्म किया, कोविड में जाके 1600 रुपये हो गया था। अब देखिए 1600 में किसी ने खरीदा होता तो यहाँ पे डबल हो गया इसके पैसे। जनवरी 2000 से लेके डेटा अवेलेबल है और ये पीक था इसका 4000 पे। 200 रुपये से चल के 4000 रुपये हो गया 20 सालों में, नहीं 17 सालों में। 200 रुपये का स्टॉक हो गया 4000 रुपये का, यानी 2000 रुपये, जिस 200 रुपये पे खरीदा किसी ने तो उसका लगभग 3-4 हजार रुपये मिल रहे थे 17 में। तो डिविडेंड डील अच्छी है, 3.6% का डिविडेंड डील बुरा नहीं है, वो भी इस प्राइस पे है। तो जिसने अगर इसके नीचे पे लिया होगा, 1600 पे लिया होगा, उसके लिए ये चल रहा होगा डिविडेंड डील 7% की। यानी अगर किसी ने 1700-1800 में इसका शेयर खरीदा होगा तो उसको 7% का डिविडेंड मिल रहा होगा सालाना, और बैंक एफडी में 5% का रिटर्न आ रहा है, तो 7% का रिटर्न मिल रहा होगा जो भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड होती है, अच्छा डिविडेंड देता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी सही है, अपने एसेट के 3-3.5 गुना पे मिल रहा है। पीई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 19 के पीई पे मिल रहा है, यानी कि अपने एक साल के अर्निंग का 20 गुना। अब देखिए ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका रेवेन्यू है 1000 करोड़ में। प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि 2 साल से तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो लॉकडाउन में कौन बाइक चलाएगा, कौन खरीदेगा, इसलिए रेवेन्यू भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेकिन इस बार जो है इसका रेवेन्यू बढ़ा है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में, यानी लोगों ने फिर से बाइक खरीदना शुरू कर दिया है। बाइक इन्होंने डिस्काउंट में बेची होंगी लॉकडाउन के समय या बाद में, तो इसलिए, और स्टोर बंद रहा होगा, सबको सैलरी भरी होगी, कुछ इन्वेंट्री मैनेज करी होगी, तो इस चक्कर में उनका प्रॉफिट काफी गिर गया है कि स्टोर बंद पड़े होंगे सब, जबकि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है लेकिन स्टिल प्रॉफिट नीचे आ गया है। कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। प्राइस टू बुक इसका कम है, सबसे कम है इसी का ही। डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे सेफ है, गिरने की उम्मीद इसमें सबसे कम है। पी रेशियो वाइज भी सबसे सस्ता है, बजाज का 23 पे है, टीवीएस मोटर का 48 का पी चल रहा है, ये सबसे एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक भी बहुत ज्यादा है उसका, ये सबसे सस्ता है, पी भी बहुत कम है इसका। ये रिटर्न्स हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं टीवीएस मोटर ने, सेकेंड पोजीशन पे है बजाज, थर्ड पे है हीरो। हीरो और बजाज का ये उतार चढ़ाव चल रहा है, देखिए यहाँ से फिर जो है टीवीएस ने लीड ले ली है। इधर टीवीएस काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। टीवीएस का वो जो आई है एक नई बाइक अपाचे का कौन सा मॉडल है वो? अपाचे आरटीआर मोस्टली 180 आरटीआर मॉडल लेते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कैसे हमें कंपेयर करना है। इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, साइंस नहीं है। नेक्स्ट सेक्टर कौन सा रहेगा? फार्मा। फार्मा में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सन फार्मा। फिर डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लैब। डिवीज लैब इंडियन है? यस सर। सिप्ला, कैडिला, जॉर्डस वेलनेस,
फार्मा में बहुत कंपनियां इंडिया में, फार्मा में एक्चुअली ग्लोबल लीडर है इंडिया। अमेरिका यूरोप में सारी दवाइयां यहीं से बन के जाती हैं और इसका बनाने का रॉ मटेरियल चाइना से आता है, तो चाइना इंडिया दोनों को एडवांटेज मिलता है। पहले जर्मनी ये काम करता था, अब जर्मनी का मार्केट हमने छीन लिया है, यहाँ पे से बन के जाने लगा है, इसीलिए वहाँ की जो चांसलर हैं मार्गरेट थैचर वो थोड़ी नाराज है इंडिया से। फार्मा इंडस्ट्री को थोड़ा सा चेक करते हैं। सन फार्मा का शेयर चल रहा है 6070 के आसपास, 5 ईयर का चार्ट। अब देखिए इसका जो हाई था वो आपको दिख रहा है 800 का, लेकिन इसका लाइफ टाइम का हाई है 1200 का। ये 1200 से घटते घटते 300 रुपए का हो गया था। आपको मैक्सिमम ग्राफ दिखाते हैं, ये देखिए 1200 का हाई है, ये देखिए क्या जबरदस्त स्मूथ ग्राफ बना है। सन 2000 से 2015 में, 15 साल में, ठीक है, यहाँ पे शेयर प्राइस कितना चल रहा है 11 रुपए, और 11 रुपए आपके हो गए 15 साल में कितने 1200 रुपए। 2001 में किसी ने 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए पे शेयर खरीदा, और देखिए वहां पे भी छोड़िए, ये शेयर यहीं तक चल रहा था, यहाँ तक अभी देखिए 80 रुपए ही चल रहा है, 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 80 रुपए, यहाँ पे भी देखिए 100 रुपए के नीचे ही है। यानी अगर 2010 में भी कोई खरीद लेता 100 रुपए के नीचे ही मिल रहा था, 90 रुपए 100 रुपए के आसपास मिल रहा था, 97, 98, 2009-10 पे 100 के आसपास चल रहा था। 100 रुपए का शेयर अगले 5 सालों में 1200 का हो गया, 12 टाइम्स, 12 गुना इन जस्ट 5 ईयर ऑफ टाइम होराइजन, मतलब 5 साल के अंदर मल्टीबैगर। मैंने इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा था 10, 15, 20 हजार करोड़ था, फिर देखा एकदम से कि इन्होंने मुकेश अंबानी साहब को पीछे छोड़ दिया। इसके मालिक दिलीप सांघवी वो इंडिया के रिचेस्ट हो गए थे और मुकेश अंबानी पीछे चले गए थे उनसे उस समय, क्योंकि उस समय रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 600-700-800 रुपए का चल रहा था, पी रेशियो 15-55 का इस बार ये, लेकिन तब से 2015 से फिर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसका लो जो लगा है ये देखो, ये तो 5 रुपए का लो दिखा रहा है, लेकिन हमें ये वाला लो देखना है 2015 के बाद वाला, 300, 350 के आसपास के लो है इसके, ठीक है 320 रुपए का। हाँ, डिविडेंड यील्ड 1% की है, प्राइस टू बुक 3.2 का है, पी महंगा है, 55 के पी पे चल रहा है, यानी कि इसकी अभी अर्निंग नहीं आ रही, अर्निंग पर शेयर कम है अभी भी, ठीक है, इसलिए पी महंगा है। यानी देखिए रेड फ्लैग है इंट्रिंसिक वैल्यू पे, इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगा हो चुका है, या मतलब स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चल रहा है, इसीलिए रेड फ्लैग आ रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी रेड फ्लैग पे है, डिविडेंड रिटर्न कम दे रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बैंक एफडी के या कुछ बैंक के आसपास का हमें डिविडेंड यील्ड मिले। सन फार्मा का पी महंगा है, कैडिला, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज का पी थोड़ा कम है, डिविडेंड यील्ड ठीक है सन फार्मा की। ये रिटर्न्स हैं, ब्लू वाला सन फार्मा का है, रेड वाला रेड्डीज का है, येलो वाला सिप्ला का है। सिप्ला काफ़ी अच्छा कर रहा है इधर, सिप्ला काफ़ी ऊपर निकल गया है, बाकी रेड्डीज और सन फार्मा नेक टू नेक चल रहे हैं यहाँ पे लगभग। सिप्ला की परफॉर्मेंस अच्छी है, सिप्ला को देख लेते हैं एक बार। 96 रुपीज़ का शेयर था 2000 में, और 900 का मैक्सिमम हाई लगा है अभी का, इस समय मतलब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे ये चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे है ये। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.5% का डिविडेंड है, पी रेशियो ठीक है, मतलब अभी भी सन फार्मा के कंपेरिजन में ये कम महंगा है, उतना महंगा नहीं है। प्रॉफिट देखिए इसका बढ़ रहा है लगातार, लॉकडाउन में फार्मा कंपनियों को फायदा हुआ है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। ये बड़ा वाला ग्राफ रेवेन्यू का है, छोटा वाला ग्राफ तो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 56% की, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 11% की। ल्यूपिन देख लेते हैं एक बार और, ल्यूपिन 2000 रुपीज़ का हाई के आसपास है, ठीक है, अभी देखिए 1100 के आसपास चल रहा है, 2000 के आसपास का। अब देखिए ये कितना शानदार रिटर्न, 2 रुपए का शेयर देखिएगा, और हो गया आपका ये 2000 का, मतलब सबसे जबरदस्त रिटर्न बनाए थे ल्यूपिन ने। जनवरी 2000 में 2 रुपए का शेयर चल रहा था, और उसके बाद 2015 में 2000 टच कर दिया इसने। क्या है प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आज की तारीख में कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, प्राइस टू बुक रेशियो 4 पे है, मतलब आप एक शेयर लेके बैठे हैं तो आपको 4 रुपए तो मिल ही जाएगा। टोटल एसेट्स है ये मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, तो वो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4 गुने पे चल रहा है, बुक वैल्यू के 4 गुने पे चल रहा है, उसके टोटल एसेट का वो 4 गुना पे चल रहा है। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होता है उसका मतलब ये होता है कि वो अपने मतलब बिल्कुल बुक वैल्यू के करीब चल रहा है, मतलब उसमें अब खोने के लिए कुछ है नहीं,
इस प्राइस पे। तो ये आपका फार्मा सेक्टर का एनालिसिस था, थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर की जानकारी थी। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, इससे हम लोग और मार्केट क्या 52,000 करोड़, ठीक है। सन फार्मा की कितनी है? 2 लाख 2.5 लाख कितनी पहुंच गई? 1,50,000, 3 गुने पे चल रहा है। 62,000 और डॉक्टर रेड्डीज? डॉक्टर रेड्डीज की 90,000 को 90,000। एक ये टेक्निकल इंडिकेटर होता है, 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज। अर्निंग पर शेयर भी इंपॉर्टेंट होता है कि पर शेयर कितना अर्निंग आ रहा है। टोटल अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमें डिसीजन लेने के लिए, कि मान लीजिए कि जैसे एक शेयर चल रहा है 100 रुपए का, दूसरा चल रहा है 200 रुपए का, लेकिन जो 200 रुपए का चल रहा है उसका फेस वैल्यू चल रहा है 10 रुपीज, और जो 100 रुपए का चल रहा है उसका फेस वैल्यू है 2 रुपीज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम उसको सेम फेस वैल्यू पे ले आएंगे तो यानी कि जो 100 रुपए का चल रहा है उसका फेस वैल्यू अगर 10 पे आ जाएगा तो वो 500 का स्टॉक हो जाएगा। वो स्प्लिट होने की वजह से 100 का चल रहा है, तो यानी कि 500 का रेट ज्यादा है, यानी उसने ज्यादा रिटर्न बनाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ से भी आइडिया लगता है, फेस वैल्यू से भी हमें आइडिया। कोई 2 स्टॉक उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, F5 किया इस पे। देखिए इन्फोसिस का फेस वैल्यू है 5 रुपए। टीसीएस का फेस वैल्यू होगा 1 रुपए, ठीक है। तो इन्फोसिस का फेस वैल्यू कितना था? 5 रुपए। उसका शेयर प्राइस क्या आ रहा था? इन्फोसिस का शेयर प्राइस क्या आ रहा था? 1500 अप्रॉक्स शेयर प्राइस आ रहा है 1500 का, और टीसीएस का शेयर प्राइस आ रहा है 3000 का। इन्फोसिस अपने शेयर को 1 में स्प्लिट कर दे 1 रुपए के फेस वैल्यू में, तो उसका कितना आ जाएगा? शेयर प्राइस कितना हो जाएगा? 5 को 1 कर देगा तो कितने का हो जाएगा उसका शेयर? डिवाइडेड बाय 5, 300 का आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो 300 का शेयर आ जाएगा। यानी कि ये 1 रुपए की फेस वैल्यू पे चल रहा है 3000 का, और वो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे मिलेगा 300 रुपए का आपको। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि ये बड़ी कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा ही होगी उस हिसाब से, 11 लाख करोड़। ये 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे है और ये इसकी मार्केट कैप 6 है। यहाँ से हमें आइडिया लग सकता है, मतलब हमें सेम फेस वैल्यू पे कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें प्राइस कंपेयर करना है तो सेम फेस वैल्यू पे कंपेयर करना चाहिए। उसको सेम फेस वैल्यू पे ले आओ तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या प्राइस है इसका एग्जैक्ट। ऐसे किसी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ चल रही होगी, किसी की 5 चल रही होगी, किसी की 2 चल रही होगी, किसी की 1 चल रही होगी, तो आप सही एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सर मतलब जितनी ज्यादा फेस वैल्यू शेयर उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा है फेस वैल्यू ज़्यादा होने से, क्योंकि अभी उसमें फर्दर स्प्लिट होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना, अभी वो स्प्लिट हो सकता है। बाकी 1 रुपए का बचा है तो फर्दर स्प्लिट अब नहीं हो पाएगा।